गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं पिछले 4 मंथ से, जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त कंप्लीट की जा चुकी है। और इसमें हम लोग सितंबर की मैगजीन को आज की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5 से 6 सेगमेंट कवर किए, जैसे पॉलिटी कवर किया, इंटरनेशनल रिलेशन कवर किया, इकोनॉमिक्स को कवर किया, सिक्योरिटी कवर किया और एनवायरनमेंट को भी आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा एनवायरनमेंट में, जिसमें शॉर्ट न्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर आर्ट एंड कल्चर, जो भी 3 सेगमेंट और बचे हैं वो भी हम लोग अगले 3 से 4 लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोग यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बहुत ईजी लैंग्वेज के साथ सारे टॉपिक को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ जब आपकी ईयरली पीटी 365 करंट अफेयर्स की सीरीज आती है फरवरी से, तो उसे भी रेगुलर कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपके यूपीएससी 2024 में करंट अफेयर्स के टॉपिक इजीली सॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 10 टॉपिक को कवर कर लिया था, एनवायरनमेंट के शॉर्ट टॉपिक को, और जो लॉन्ग टॉपिक थे 5 टॉपिक, उसको भी हमने कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग लगभग 10 से 12 टॉपिक और कवर करेंगे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट की शॉर्ट टॉपिक न्यूज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग अगले सेगमेंट सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दूं ताकि आपको इजिली दिख पाए यहाँ पे टॉपिक। देखिए, इस बार का टॉपिक हमारा, इसमें आज शुरू करेंगे हम कोरल रीफ। ठीक है, तो कोरल रीफ तो होती है दोस्तों, लेकिन अब हमारा यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक है आर्टिफिशियल रीफ। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा इस तरीके के रीफ को तैयार किया जा रहा है जो आपके कोस्टल एरिया के इकोसिस्टम को सही करेगा। तो समझते हैं क्या ये इश्यूज है, क्या पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिएगा, मत्स्य पालन जो विभाग है, इसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मतलब जो मत्स्य पालन विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसने मत्स्य पालन को दोबारा जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ को बढ़ावा दिया है। कृत्रिम रीफ असल में है क्या? ये प्रौद्योगिकी के स्तर पर हस्तक्षेप है एक, जो कि प्राकृतिक पर्यावासों का सुधार करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा, पर्यावास में वृद्धि करेगा और जलीय संसाधनों का प्रबंधन करेगा। तो ये 4 पॉइंट पे जो है कि फोकस किया गया है। जो कृत्रिम रीफ है, ये प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप है एक तरीके से, तो प्राकृतिक पर्यावासों में सुधार कर रहा है और उत्पादकता बढ़ा रहा है, पर्यावास की वृद्धि कर रहा है और जल संसाधनों का प्रबंधन भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोस्टल एरिया की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसके जो लाभ होंगे हमें सबसे अधिक, वो ये होंगे कि समुद्र तटों पे जो लहरें होती है ना, उनसे क्षति कम हो सकेगी और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्सृजन में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये कार्बन सिंक के भी रूप में कार्य करेंगे। कैसे करेंगे? कार्बन सिंक के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात जो भी कोस्टल एरिया पे जो कार्बन का अधिक उत्पादन हो रहा है या जो इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, उसको सिंक करेंगे, मतलब उसको एब्जॉर्व करेंगे, ताकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम हो सके। और साथ ही साथ आपके इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में बॉटम ट्रॉलिंग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स रहेंगे, इसीलिए आर्टिफिशियल रीफ को शुरू किया जा रहा है मत्स्य विभाग द्वारा। अब अगले टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, FFV। तो ये क्या है दोस्तों? तो देखिए, ये BS6 स्टेज 2 के विश्व के पहले प्रोटोटाइप इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया है। तो अब यहाँ पे ये समझना होगा कि जो हम लोग देखते हैं कि अभी डीजल वाहन है, पेट्रोल वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, हाइड्रोजन वाहन है, इसी से संबंधित इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल है उसको लॉन्च किया गया, जो विश्व का पहली बार होगा। इसमें क्या हो रहा है कि फ्यूल इंजन के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को भी जनरेट किया गया है। अभी तक आप क्या देखते हैं कि किसी किसी गाड़ियों में आपको या तो सीएनजी मिलेगा, सीएनजी के साथ एक ऑप्शन मिल जाता था कि पेट्रोल मिल जाएगा या फिर डीजल मिल जाएगा। जैसे बहुत सारी 4 व्हीलर देखेंगे, जैसे एर्टिगा हो गई, स्विफ्ट डिजायर हो गई, या फिर आप क्रेटा देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो 4 व्हीलर है उसमें आपको सीएनजी पैटर्न भी मिल जाता है कि आप चाहे तो सीएनजी को यूज कर लीजिए या फिर आप पेट्रोल या डीजल में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उसमें पेट्रोल और डीजल से संबंधित कोई भी
इस सिस्टम नहीं दिया जाता था, केवल इलेक्ट्रिक वाहन का होता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि आपको फ्यूल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम भी मौजूद रहेगा। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, अपने घर में चार्ज वगैरह किया इलेक्ट्रिक वाहन के तौर पे, रात भर चार्ज किया और सुबह आप निकले कि 200 किलोमीटर जो है कि इसका बैकअप है, ये 200 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर किसी इमरजेंसी से आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ गया 400-500 किलोमीटर तक, फॉर एग्जाम्पल, या कहीं टूर पे निकले, पिकनिक पे निकले, किसी वजह से भी, तो क्या हो गया कि आपकी इलेक्ट्रिक जो चार्ज थी वो तो कंप्लीट हो गई, 200 किलोमीटर के बाद वो नहीं चलेगी और रोड पे कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिल रहा चार्जिंग स्टेशन। तो ऐसे में आप क्या करोगे, उसमें पेट्रोल या डीजल भरवा के भी उस गाड़ी को आगे ले चल सकते हो। तो इट मीन्स कि उसके इंजन को दोनों तरीके से मॉडिफाइड करके बनाया गया है और इसमें इथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग करना बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करेगा। इथेनॉल कैसे बनता है? जैविक अपघटन से बनता है, जिसको हम जैव ईंधन भी कहते हैं, बायोफ्यूल कहते हैं इसको। तो इथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग किया जाएगा, जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और FFV इट मीन्स कि जो आपका इलेक्ट्रिफाइड जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है, इसमें एक आंतरिक दहन इंजन लगा हुआ है, एक जो है कि एक से अधिक प्रकार के ईंधन या ईंधनों के मिश्रण पर यह संचालन करता है। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर इंजन लगा है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि एक या एक से अधिक प्रकार के ईंधन का दहन करेगा। जैसे एक तरफ वो पेट्रोल का भी करेगा और एक तरफ वो इथेनॉल का भी करेगा। अगर वो गाड़ी डीजल की है तो डीजल का करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए E85। अब E85 का मतलब क्या हो गया कि 85% तक तो इसमें इथेनॉल ईंधन का प्रयोग होगा और 15% तक इसमें गैसोलीन के मात्रा के हिसाब से या अन्य हाइड्रोकार्बन्स, और अन्य हाइड्रोकार्बन्स में आप पेट्रोल, डीजल इनका प्रयोग कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो FFV है ये कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक वाहन के साथ साथ आपका फ्यूल वाहन का इंजन ऐड कर दिया गया है। इससे फायदे क्या होंगे कि अगर आप इथेनॉल वगैरह का प्रयोग ज्यादा कर रहे होगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस एक है। सल्फर जैसे हानिकारक प्रदूषकों का भी उत्सर्जन कम हो सकेगा और कच्चे तेल पर आयात में हमारी कमी आएगी, क्योंकि हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। इथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने के जो कंपनी होती है, गन्ने की फैक्ट्री होती है, वहां से सीरा निकलता है और सीरे से हम इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बायोडीजल के तौर पे हम जेट्रोफा का प्रयोग कर सकते हैं। और भी ऐसे फसल हैं, खाद्य सामग्री है, जिनके प्रयोग से हम, जैसे सड़े हुए आलू से हो सकता है और खराब हो गए जो गेहूं के दाने हैं उनसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जैविक घटक हैं जिनसे हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कच्चे तेल की हमारी कीमत घट जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल को हम आयात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा दोस्त ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम ये है कि जो पारंपरिक गैसोलीन ईंधन है ना, उसका माइलेज बहुत कम है और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है कि कम माइलेज वाली गाड़ी में इस तरीके के ईंधन का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा, एथेनॉल के उत्पादन के लिए बहुत अधिक जल की खपत करने वाली फसल गन्ना को उगाया जाएगा, क्योंकि गन्ने की फसल क्या होती है, आप देखोगे कि मई जून के आसपास इसकी बुवाई हो जाती है और तो आप देखोगे कि वो लगभग 7-8 महीने तक वो फसल होती है और अक्टूबर नवंबर के बाद जब चीनी मिल शुरू हो जाती है तो वहां पे उनका कटाई शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसको पानी की सिंचाई लगभग 3 से 4 बार करनी पड़ती है। और साथ ही साथ गन्ने का प्रोडक्शन अगर अधिक से अधिक किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि गन्ना क्या है दोस्तों, एक खरीफ फसल है और खरीफ फसल में अगर इसका प्राइस अधिक मिलेगा किसानों को या सारी चीजें अच्छी होंगी तो ये गन्ने की फसल जो है वो धान की फसल को रिप्लेस कर देगी। किसान क्या करेगा, धान की फसल को नहीं उगाएगा मई जून में, बल्कि गन्ने की फसल को उगाना शुरू कर देगा। और धान की फसल जब नहीं उगेगी तो ऐसे में खाद्य संकट का भी एक सामना देखना पड़ सकता है, क्योंकि चावल हमारे यहाँ प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर चावल नहीं मिलेगा खाने को लोगों को तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है कि एक खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी एक इसमें कारण है जो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं BS6 है क्या, तो कुछ और नहीं है, ये भारतीय गाड़ियों का एक मानक है जो BS6 स्टेज इसको कहा जाता है। सरकार BS4 के बाद सीधे BS6 पे आ गई थी, BS5 इन्होंने यूज भी नहीं किया, उत्सर्जन मानकों को लागू कर दिया जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गए थे। और इसके अंतर्गत BS6 मानक के तहत अनुमेय सल्फर की जो मात्रा है इसको 80% तक घटा दिया गया और 50% जो मतलब 50 पार्ट्स प्रति मिलियन है यानी PPM है, इसको लगभग कम करके 10 PPM तक कर दिया गया था। यहां तक क्लियर है। अब एक और टॉपिक है हमारा समुद्री प्रकाश प्रदूषण, जो कि मरीन लाइट पॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न इस बार आ सकता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे
कि समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष एक संकट उत्पन्न हो रहा है। समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्र प्रणालियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो रहा है। अब प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में कृत्रिम प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ये जो प्रकाश प्रदूषण है, दिन में तो आपका सूर्य प्रकाश कर ही रहा है, लेकिन रात में भी क्या हो रहा है कि ये कृत्रिम प्रकाश के रूप में जाना जा रहा है। जैसे अत्यधिक गलत दिशा में अवरोधक कृत्रिम प्रकाश के रूप में काम कर रहा है, जो बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कहोगे सर कि समुद्र पे अगर प्रकाश पड़ भी रहा है तो क्या दिक्कत है। अब आप अपनी तरीके से सोच के देखिए कि अगर मैं आपको दिन में प्रकाश दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको रात में पढ़ाई करते समय भी प्रकाश की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, लेकिन सोते समय भी प्रकाश की अगर मैं आपको जरूरत महसूस कराऊं, या यूं कहूं कि आपके रूम में लाइट जलते रहे, या आपके रूम में बहुत बड़ा फोकस रहे लाइट का, तो आप देखोगे आपकी बॉडी से मेलाटोनिन का जो सीक्रेशन होना चाहिए था नींद के लिए, वो नहीं होगा। और जब मेलाटोनिन का सीक्रेशन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम होगी, और प्रकाश जो है कि परेशान करेगा आपको। तो जिस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं, उस तरीके से समुद्री जीव जंतुओं को भी परेशानी होती है। चाहे उसमें आप प्रवाल को देखिए, मछलियों को देखिए, ऑक्टोपस को देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी वो परेशान कर रहा है। उससे उनकी भी लाइफ स्टाइल पे प्रभाव पड़ रहा है। वो अलग चीज है कि आज तक हमने उसे कैलकुलेट नहीं किया। तो अब आप कहोगे कि सर क्या समुद्री तट के पास कोई जाके टॉर्च लगा रहा है क्या, या कोई बाइक खड़ी करके अपनी 4 व्हीलर या बाइक की लाइट जला रहा है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर आप किस तरीके के प्रकाश की बात कर रहे हैं? तो चलिए उसके घटक के बारे में हम समझ लेते हैं कि वो कैसे प्रकाश होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि प्राकृतिक स्रोत में अगर आप देखोगे तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, इनके प्रकाश तो समुद्री जीव जंतुओं के लिए सहायक होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक और प्रकाश होता है बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट ये क्या होता है? कुछ जीवों के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी कुछ जीव आप देखोगे जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, आपने जियोग्राफिकल चैनल पे देखा होगा या बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, जब लोग समुद्र के नीचे जाते हैं टूरिस्ट के तौर पे घूमने फिरने, तो देखोगे बहुत सारे जो है कि जीव जंतु चमकते रहते हैं, ब्राइटनेस दिखाते रहते हैं। तो वो क्या होता है? वो तो उनकी जैविक क्रिया है, वो नेचुरल है, उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो कृत्रिम प्रकाश है, जैसे शहरी रोशनी, आप समुद्र के किनारे बसे हुए जितने भी आप कोस्टल रीजन के शहर देख सकते हो, चाहे वो आपका विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, या फिर आपके और भी ऐसे शहरों को ले सकते हो, पुरी हो गया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के तट के आसपास ही है। तो जो ये शहर की रोशनी होती है, अब तटीय तेल खनन और गैस प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि कोस्टल रीजन से थोड़ा सा और आगे हटके समुद्री तल पर आके जो अब तटीय तेल खनन होता है क्रूड ऑयल निकालने का, तो वहां पे जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, या यूं कहें कि जो बड़े बड़े ड्रिल पॉइंट लगे होते हैं, ड्रिल मशीन लगी होती है, तो उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको तो उजाला चाहिए ना, तो वो तो अपने सिर पे हेलमेट बांध के काम कर रहे हैं, तो वो प्रकाश दे रहे हैं। विंड फार्म्स, जो हवाओं के लिए विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विंड फार्म्स लगाए गए, उसमें भी लाइट होती है। और द्वीपों के विकास से उत्पन्न प्रकाश, समुद्रों के बीच में जो द्वीप है, आइलैंड्स हैं, जैसे आप देखोगे मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा भी तो प्रकाश पैदा किया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं समुद्री प्रकाश के रूप में डेवलप हो रहा है, और यही एक प्रदूषण के रूप में काम कर रहा है। तो आप समझ गए इतनी बात को। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि इस प्रदूषण को दूर करने या इससे निपटने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, तो वो ये सुझाव जो हो सकते हैं, तो पहला सुझाव है कि लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाना चाहिए तटीय क्षेत्रों में, जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हानिकारक कम होता है। वहीं कृत्रिम प्रकाश को रोकने के लिए एक अवरोध निर्मित करना चाहिए, बाउंड्री एक बनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिए, और महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान प्रकाश प्रदूषण में कमी की जाए। समुद्री जीवों की जो दिनचर्या होती है ना, इससे संबंधित महत्वपूर्ण अवधि क्या होती है? जैसे कि प्रजनन की स्थिति होती है, अपने बच्चों को पालने की स्थिति होती है। अब आप देखोगे अक्टूबर नवंबर के आसपास ओडिशा के ओरोविले तट के पास आप देखोगे एक ओरोविले नाम से जो कछुए की प्रजाति है, ये प्रजनन करती है, बहुत अधिक मात्रा में ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है उनके प्रजनन करने की एक विशेष स्थिति, तो उस समय कम से कम प्रयास करो कि उन जीवों को कोई हानिकारक स्थिति ना पहुंचे, कोई प्रकाश ना पहुंचे, कोई प्रदूषण ना हो इस तरीके से, ताकि वो अभी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, जन्म दे सके। ये सभी चीजें तो हो सकती है। एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करिए और रिसर्च करके पता करिए कि भाई किसी जानवर का एक इंपॉर्टेंट टाइम कब होता है, आप उस समय कम से कम इस चीज में कमी करिए, प्रदूषण में इतना ही योगदान बहुत है हमारे लिए। फिर आप देखोगे समुद्र में जो क्रूज चलते हैं, बड़े बड़े क्रूज होते हैं,
जैसे टाइटैनिक जहाज वगैरह थे, लाइट हाउस होते हैं बहुत सारे, कसिनो खेले जाते हैं गोवा में, इन सभी चीजों का इनका बेहतर विकल्प अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा भी समुद्र में प्रकाश को पैदा किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें कम करनी पड़ेंगी, ये उपाय हम अपना सकते हैं। अब इसका अगर आप महत्व देखेंगे तो देखोगे महत्व के आधार पे सूर्य के प्रकाश को 3 लेवल पे बांटा गया है, यूफोटिक सुप्रकाशी जोन, डिस्फोटिक मंद प्रकाशी जोन और अफोटिक अप्रकाशी जोन। मतलब एक तो यूफोटिक होता है जहां पे प्रवाल और शैवाल सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, जो 200 मीटर की गहराई तक ही मिलते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होती है, जिसमें लगभग 90% दोस्तों 90% ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और हम सभी लोग मानव लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन की प्राप्ति कर लेते हैं। वहीं डिस्फोटिक जोन जो मंद प्रकाशी जोन होता है, जो 200 से 1000 मीटर के आसपास होता है, जिसमें प्रकाश पहुंचता तो है लेकिन हल्की स्थिति का पहुंचता है, जिससे कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। और एक अप्रकाशी जोन जहां पर 1000 मीटर से नीचे बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो ये अलग अलग लेवल पे जब सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है तो सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील जीव अलग अलग स्तर पे जो है कि अपनी प्रक्रिया को संपादित करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव क्या है दोस्तों, प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, तो प्रकाश संश्लेषकों जैसे पादप हो गए, शैवाल हो गए, इनकी क्लोरोफिल बनाने की क्षमता घट जाती है। क्या होता है, इनकी क्लोरोफिल बनाने की क्षमता घट जाती है, सहजीवी प्रक्रियाओं में बदलाव आ सकता है और कोरल रीफ जो होती है भित्तियों के समग्र स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है और निशाचरी प्रमुख प्रजातियों की प्रजनन दर भी कम हो सकती है। निशाचरी प्रमुख प्रजातियों की प्रजनन दर भी कम हो सकती है। तो ये सब इसके जो है कि प्रभाव होते हैं जिसको हम देखते हैं। और ये टॉपिक जो मैंने काट दिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर आपको फिर भी पढ़ना हो तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखी है, आप वहां से ले लीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है फील्ड अनुसंधान के अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जो भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर स्वाति, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार की घोषणा की गई है और ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि डॉक्टर स्वाति नायक जो कि भारतीय वैज्ञानिक है इस समय वहीं पे कार्यरत है। और इनको किस लिए जो है कि 2023 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने मांग आधारित राइस सीड सिस्टम जो चावल के बीज व्यवस्था है तथा जलवायु अनुकूलन पौष्टिक चावलों की किस्मों को अपनाने में लघु किसानों को शामिल करने के लिए नवाचारी तरीका अपनाया। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा चावल खाद्यान्न सिस्टम है इसमें हम पौष्टिक चावल की व्यवस्था करते हुए हम लघु किसान जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है उस पर खेती करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अच्छे चावल की पैदावार तो हम भी करें, लेकिन कम जो है कि जमीन होने की वजह से, कम प्रोडक्शन होने की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, इस बीज का फायदा नहीं ले पाते। तो ऐसे में एक नवाचारी तरीका इन्होंने इनोवेट किया जिसमें इन किसानों को भी फायदा हो सके। तो बस आपको यही पूछ सकता है यूपीपीसीएस और आरओ कि हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें डॉक्टर स्वाति नायक का भी नाम रहेगा, तो आपको सेलेक्ट करना उसे। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं और इसमें दोस्तों 10,000 डॉलर की धनराशि दी जाती है और रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। एक और पॉइंट है यहाँ पे वॉकिंग लीफ, आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, जो पत्तियों पर चलता है और इसकी स्ट्रक्चर देखिए और इसका कलर देखिए बिल्कुल पत्तियों से मैच करता हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई कीड़ा भी है या कोई टूटी हुई पत्ती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे कि पत्ती जैसे दिखने वाले इन कीटों का रंग आमतौर पे कैसा होता है, हरा होता है। आपसे पूछ लेगा कि वॉकिंग लीफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, यूपीएससी ऐसी तो प्रश्न बनाता है, पूछेगा कि ये जो वॉकिंग लीफ है यहाँ पे इन पत्तियों का रंग हरा होता है या नहीं होता है। इस कीट का, कीट वर्ड यूज करेगा, पत्ती वर्ड यूज करेगा तब तो आप समझ जाओगे, कीट वर्ड यूज करेगा, कीड़ा वर्ड यूज करेगा, जिसमें आपको लगेगा कि पता नहीं हरा रंग होता भी है या नहीं। और ये हिंद महासागर के द्वीपों, दक्षिण एशिया और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया में सामान्यतः पाया जाता है। और मुख्य रूप से आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें एक खास विशेषता है कि इसके जो नर कीट होते हैं ना, ये मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं, यानी मादा कीट इसके बड़े होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहां से पूछ सकता है प्रश्न। फिर एक और अगला टॉपिक आता है, क्योंकि एनवायरमेंट से दोस्तों यही सिंगल वर्ड वाले प्रश्न ज्यादातर यूपीएससी पढ़ता है,
पूछ लेता है। यहाँ पे लिखा है काइलिनसिया झांकी, यानी काइलिनसिया झांगी, नाम भी बड़ा जटिल है, इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि चाइनीज वर्ड है। तो इसके लगभग 520 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की जांच की गई है और ये चीन में पाए गए। कहाँ पे पाए गए दोस्तों? चीन में। यहाँ पे लिखा है कि काइलिनसिया के सिर पर 3 आंखें थीं। क्या थी? सिर पर 3 आंखें थीं और ये जीवाश्म कैम्ब्रियन, ध्यान दीजिएगा, ये जीवाश्म जो है वो कैम्ब्रियन चांगजियांग बायोटा का हिस्सा है। किसका हिस्सा दोस्तों? चांगजियांग बायोटा का हिस्सा है, जो असाधारण रूप से संरक्षित जानवरों का एक समूह है। और काइलिनसिया क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स वर्ग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आर्थ्रोपोड्स वर्ग से संबंधित होता है। मिथुन की बात करेंगे तो अब यहाँ पे ये आप देखोगे, जिस तरीके से आपने 2022 में याक को सुना होगा, जिसको हम लोगों ने खाद्य फूड मतलब खाद्य जानवर के रूप में या खाद्य पशु के नाम से जाना था, तो वैसा ही एक टॉपिक है ये मिथुन। तो समझ लेते हैं इसको कि अभी हाल ही में फसाई, इट मीन्स की फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन को, जो कि बोस फ्रंटलिस इसका शॉर्ट में नाम लिखा जाता है, खाद्य पशु यानी फूड एनिमल के रूप में इसको दर्जा दिया है। खाद्य पशु ऐसे पशु होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादन या मांस के लिए पाला जाता है। इनको पोषक कर दिया जाता है, पाला जाता है और इससे इनकी सुरक्षा वगैरह भी होती है। मिथुन के बारे में जानते हैं तो ये बोविडे कुल का एक जुगाली करने वाला जानवर है। कौन से कुल का है? बोविडे कुल का, जो सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान के भी कुछ हिस्सों में यह देखने को मिलता है। और इसे तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु का दर्जा भी प्राप्त है। और ये मुख्यतः गौर यानी कि भारतीय बाइसन जैसा दिखता है, भैंस की तरह दिखता है, लेकिन ये असल में भैंस की तरह दिखता है लेकिन भैंस नहीं होती है। ये एक मिथुन नाम का जानवर होता है और इसको खाद्य पशु की मान्यता मिलने से इसकी घटती संख्या पर भी विराम लगेगा, क्योंकि लोग इसका पालन करेंगे, इसका सेवन करेंगे। और 2022 में फसाई के द्वारा हिमालयी याक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया गया था। अब आगे देखते हैं टेरिगोट्रिग्ला, ठीक है, टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका। क्या है भाई ये टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका? ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई। तो बस इतना ही आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट देगी और लिख देगी कि ये क्या है। आप 2022 में आप देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, गोल्डन महसीर करके पूछा गया था, ये किसकी प्रजाति है? गोल्डन महसीर मछली की प्रजाति है, बगुले की प्रजाति है, खरगोश की प्रजाति है, ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। हालांकि उसका सही उत्तर था गोल्डन महसीर का मछली की एक प्रजाति है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछती है यूपीएससी। टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका क्या है भाई? तो सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक प्रजाति है जिसको हम लोग आमतौर पे गर्नार्ड या सी रॉबिन्स कहा जाता है और ये ट्रिग्लियाइड या ट्रिग्लिडॉय कुल से संबंधित होती है। तो बस आपको ये नाम याद रखना है कि ये मछली से संबंधित है और इसमें कुछ भी नहीं। रेड फायर चींटी की बात करते हैं। दुनिया की सबसे आक्रामक चींटी प्रजातियों में से ये मानी जाती है और ये यूरोप में पहली बार पाई गई है। हालांकि इसकी जो मूल प्रजाति का जन्म होता है ये दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन, चीन, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, लेकिन अब ये यूरोप में भी पाई जाने लगी और ये आक्रामक चींटियों की प्रजातियों में से एक होती है। और इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? रेड फायर चींटी में कैसे ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होती हैं? तो ये बॉडी से एक तो केमिकल रिएक्ट करती हैं, रासायनिक स्राव करती हैं और स्टिड्यूलेशन के माध्यम से संचार स्थापित करती हैं, स्टिड्यूलेशन और रासायनिक स्राव के माध्यम से। अब यहाँ पे स्टिड्यूलेशन क्या होता है कि शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से रगड़ने से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को ये पहचानती है कि हाँ ये रेड फायर चींटी की ध्वनि है और उसी क्रम में ये आगे बढ़ती चली जाती है। आप घरों में भी देखोगे कि चींटी हमेशा एक लाइन में चलती रहती हैं, इस तरीके से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अगर आप किसी चींटी के बीच में इस तरीके से बैरियर कर दो और उनकी डायरेक्शन बदल दोगे तो वो उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू कर देती हैं, कुछ इस तरीके से चलती है ना। तो ये क्यों चलती हैं? क्योंकि ये एक दूसरी चींटियों की जो गंध होती है उसको सूंघते हुए उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो यहाँ पे भी वही लिख रहा है कि रासायनिक स्राव होता है और स्टिड्यूलेशन के माध्यम से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। अब यहाँ पे ये आक्रामक प्रजातियां हैं जिसकी वजह से पादप और जानवरों की विलुप्ति का कारण बनती हैं, खाद्य सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा करती हैं और पर्यावरणीय आपदाओं को भी बढ़ावा देती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, काफी आक्रामक होती है। हालांकि अभी एशिया में नहीं पाई जा रही है, चाइना को छोड़ के। अब यहाँ पे आप लोगों ने सागों को खाया होगा,
बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने व्रत के समय साबूदाने की खीर खाई होगी, साबूदाने की खिचड़ी खाई होगी, आज भी लोग खा रहे होंगे। उसी से संबंधित है कि ये साबूदाना जो है सेलम लिखिए या तो सलेम होना चाहिए था, वैसे तमिलनाडु में उत्पादित साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ, जीआई टैग मिला है साबूदाना को। ये कैसे प्राप्त होता है? तो कच्चे टैपियोका यानी कि कसावा से प्राप्त किया जाता है और यह छोटी गोली या मोती की तरह दिखता है और जो कि ये सफेद रंग का होता है। ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, आपने देखे होंगे, जिसको हम लोग साबूदाना की खीर वगैरह खाते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको हम लोग सामान्यतः दूध वगैरह में पकाते हैं चीनी डाल के, तो उसकी खीर हो गई। अदरवाइज आप छौंक वगैरह लगाइए नमक वमक जीरे के साथ, प्याज के साथ, तो उसकी वो खिचड़ी हो जाती है। और टैपियोका एक प्रकार की बागवानी फसल है दोस्तों, जो कि उष्णकटिबंधीय व गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में उगती है और इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना कि टैपियोका से प्राप्त किया जाता है, अर्थात कसावा से प्राप्त किया जाता है साबूदाना, और इसको जीआई टैग मिल गया तमिलनाडु की फसल के रूप में। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यह अधिक सुपाच्य यानी इजी टू डाइजेस्ट होता है और जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। अब एक और वन है अगुम्बे वन। अगुम्बे वन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों कह रहा हूं मैं, अभी आपको पता चलेगा। ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है और इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। भाई चेरापूंजी क्यों विशेषता है? क्योंकि चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो उसी तरीके से ये जो अगुम्बे वन है, जो कि शिवमोगा जिले में मिलते हैं कर्नाटक के, ये दक्षिण भारत के चेरापूंजी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण भारत के हिसाब से। 8000 मिलीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा है यहाँ पे। कितना है? 8000 मिलीमीटर। ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की एक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं और इनके निकट सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि किंग कोबरा का एकमात्र ये प्राकृतिक पर्यावास है और इसीलिए इसको द कोबरा कैपिटल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सियांग नदी। तो समझते हैं सियांग नदी। भारत सरकार ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा जो सांगपो नदी पर बनाए जा रहे विशाल बांध से उत्पन्न, जिसको हम थ्री गॉर्जियस डैम कहते हैं, थ्री गॉर्ज डैम भी कह देते हैं, तो ये जो थ्री गॉर्ज डैम है जो चाइना बना रहा है इस नदी के ऊपर, भारत सरकार उसका विरोध कर रही है, लेकिन चाइना अपनी टेरिटरी में बना रहा है, अपनी बाउंड्रीज में बना रहा है, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। बस हम विरोध कर सकते हैं, नाराजगी जता सकते हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए बना रहा है। तो जिससे जो खतरा उत्पन्न हो रहा है भारत में, तो भारत सरकार ने भी क्या किया, सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव ला दिया है। असल में सियांग नदी कोई और नहीं, चीन की जो सांगपो नदी होती है, इसी को ही भारत में हम सियांग नदी के नाम से जानते हैं। और ये ग्रेट बैंड से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और नामचा वरवा चोटी के पास दक्षिण पूर्व की ओर झुककर यह अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है, तो इस नदी को हम सियांग नदी के नाम से जानते हैं। और सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्रों से नीचे की ओर बहती है और असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ पे लोहित और दिबांग नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती है। तो आपको बस इतना ही जानना है कि ये आप देखोगे कि यहाँ पे जो थ्री गॉर्ज डैम जो बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, तो ये ग्रेट बैंड से प्रवेश करती है भारत में। और यहाँ पे आप देखोगे कि लोहित और दिबांग नदियां इसमें जब आके मिलती हैं, तो ये ब्रह्मपुत्रा का नाम ले लेती हैं, क्योंकि असल में हम असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं, अरुणाचल में उसे दिबांग के नाम से ही जानते हैं, दिहांग दिबांग के नाम से। तो इसी को हम सांगपो नदी भी कह देते हैं। बस यही टॉपिक था यहाँ पे। और ये ओमेगा ब्लॉकिंग तो कुछ खास नहीं था। चलिए अब किलाउ ज्वालामुखी देख लेते हैं। बस लास्ट के 2 टॉपिक और बचे, फिर आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों, अमेरिकी राज्य हवाई में किलाउ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार देखा गया है। इसको जो है कि माउंट किलाउ ज्वालामुखी भी कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, क्योंकि ये अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हवाई द्वीप यानी हवाई राज्य पर स्थित है और ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बस आपसे इतना ही पूछ लिया कि किलाउ ज्वालामुखी क्या है, या फिर दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है, तो किलाउ ज्वालामुखी को कहा जाता है। और इसमें अगर आप देखोगे कि भूपर्पटी में जो ज्वालामुखी होता है, कि भूपर्पटी में एक छिद्र होता है, द्वार होता है, जिससे जमीन के अंदर, मतलब भूपर्पटी के अंदर जो पिघले हुए शैल होते हैं, पिघले हुए जो है कि मैग्मा होते हैं, वो गर्म होकर बाहर गैस के रूप में उद्गार करते हैं, उसी को हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे अगला टॉपिक है मोरक्कोम में भूकंप। तो भाई मोरक्कोम भूकंप क्यों आया, क्योंकि पृथ्वी के स्थल मंडल के भीतर से निकली ऊर्जा के कारण उत्पन्न तरंगे। अब वो ऊर्जा आपको PSL तरंगों के रूप में निकलती है।
हालांकि जो हम भूकंपीय तरंगे देखते हैं वो प्रभावित होती है एल तरंगों से, क्योंकि भूपर्पटी के समीप जो तरंगे चलती हैं उनका नाम होता है एल तरंगे। और भूकंप का जो अधिकेंद्र था दोस्तों, भूकंप का अधिकेंद्र वो आपका एटलस पर्वत था। मोरक्को में तीव्र भूकंप के आने के कारण क्या थे कि ये जटिल प्लेट सीमा पर स्थित था। अफ्रीकी प्लेट जब उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो उस समय बार बार भूकंप आते हैं। मोरक्कन हाई एटलस पर्वत श्रृंखला के भीतर उथली गहराई पर ऑब्लिक रिवर्स फ्रंटिंग भ्रंश इसके लिए जिम्मेदार था और कुछ नहीं था इसमें। और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आरोग्य मैत्रु, ये यहाँ पे जरा इसको पढ़ लेना है ढंग से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया है, पहला आपदा अस्पताल बनाया है, जिसमें 72 क्यूब्स में असेंबल और एयरलिफ्ट किया जा सकता है, जिसे लगभग 72 क्यूब्स में असेंबल भी कर सकते हैं और एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं। आपदा में जीवित बचे 200 लोगों के लिए 48 घंटे की सहायता के लिए चिकित्सीय उपकरणों की इसमें आपूर्ति की जा रही है। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति आपदा से प्रभावित है तो एक बार में हम 200 लोगों को इसकी सुविधा दे सकते हैं, जो शुरुआत के 48 घंटे होते हैं, जो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को, उनकी बॉडी की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, कि ताकि उनकी स्थिति जोखिम ना हो सके और साधारण हो जाए, सामान्य हो जाए। तो ऐसे में हम 200 लोगों की सहायता कर सकते हैं 48 घंटे के लिए। और मेडिकल क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। किससे? स्वदेशी रूप से, इसलिए इसका स्वदेशी नाम भी रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म है भीष्म की भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। आप देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स किया गया है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। और सद्भावना दर्शाते हुए म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान कर चुका है भारत, और अब श्रीलंका को दान करने की तैयारी चल रही है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है कि आपका चर्चा में आ गया था और कुछ नहीं था। और अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा सोशल इश्यूज, जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।